जमानत की गारंटी देने वाले ऐसे सिब्बल सिंह भी जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में संजीव खन्ना की का भजन गाते रहे। लेकिन यूयू ललित का वो दौर था जिसमें चंद्रचूड़ ने ही उनके द्वारा अंतिम समय में जो कॉलेजियम की बैठक करना चाहते थे, चंद्रचूड़ गायब हो गए, 9 बजे रात तक अपनी बेंच लगाए रहे और कॉलेजियम की बैठक नहीं होने दी। जस्टिस खन्ना रिटायर हुए, पहली बार ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कोर्ट फिक्सर्स से लेकर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल सब ने उनकी महिमा में भजन गाए। कि संजीव खन्ना ऐसा क्या कर गए? क्यों कोर्ट फिक्सरों की गाली उन्होंने नहीं सुनी? क्यों ऐसा हुआ कि कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने उन्हें गाली नहीं दी? और क्यों ऐसा हुआ कि आमतौर पे वो आम भारतीयों के प्रति भी अपना सम्मान अर्जित कर पाए? नमस्कार, कैसे हैं आप? देश के 51वें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो गए। उनका कार्यकाल 13 मई के शाम 5 बजे तक था। जस्टिस खन्ना इस देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनके पिता भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे और उनके चचा तो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के सबसे लोकप्रिय सम्मानित जज रहे, जस्टिस एच.आर. खन्ना। एच.आर. खन्ना रिटायर हुए तो उनका गुणगान भारत के सॉलिसिटर जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल से लेकर तमाम वो प्रभावशाली कोर्ट फिक्सरों ने भी की जिनकी अलग अलग गाथाएं, देश के उन नामचीन वकीलों ने भी की जिनके कोर्ट में पेश होने मात्र की गारंटी है किसी भी खूंखार अपराधी के बेल मिल जाने की। तो सवाल यह है कि यदि जस्टिस खन्ना उनको भी खुश कर गए जो इस बात को लेकर के विख्यात या कुख्यात हैं कि वो भारत द्रोह से लेकर के किसी भी गंभीर मामले का अपराधी है, हैबिचुअल क्रिमिनल है, और उसके लिए यदि वो वकील पेश होगा तो वो जमानत करा देगा। जमानत की गारंटी देने वाले ऐसे सिब्बल सिंह भी जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में संजीव खन्ना की का भजन गाते रहे। तो फिर सवाल यह है कि हाल के दिनों में चीफ जस्टिस की गरिमामयी पद से रिटायर हुए संजीव खन्ना ऐसा क्या खास कर गए कि वो अपने पूर्ववर्ती तमाम सीजीआई से, पिछले 7-8 साल में इस देश के जितने भी सीजीआई रहे, वो अपनी साख बचा पाए, ये बड़ा मुश्किल हुआ। हाल के दिनों में जितने भी सीजीआई बने, उन सब का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूर्ववर्ती परिवारों से रहा है। जस्टिस खन्ना के दादाजी भी कांग्रेस में बड़ा प्रभावशाली रहे। अब ये कुछ जज हैं जो रिटायर कर गए। इनकी मैं सूची आपको अभी दिखा रहा हूं, जो हाल के दिनों में 2017 से 2014 में मोदी सरकार आए और उसके बाद जितने सीजीआई बने हैं उन सबको जरा सा आप देखिएगा। जस्टिस, इनको तो आप पहचानते ही होंगे, इनको तो कौन नहीं जानेगा। 2 साल तक सीजीआई रहे और जब 2 साल तक ये सीजीआई रहे तो उन्होंने क्या क्या करामात किया ये देश ने जाना है। भारत के इकोसिस्टम के सबसे दुलारे, कांग्रेस के इकोसिस्टम के सबसे दुलारे थे भारत के पूर्व सीजीआई। इनके पिता इतिहास में सबसे लंबे समय तक सीजीआई रहे। मैं जस्टिस चंद्रचूड़ की बात कर रहा हूं। जस्टिस चंद्रचूड़ पूरे 2 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और जब तक के भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के सबसे दुलारे रहे, सबसे दुलारे। इस जस्टिस संजीव खन्ना से पहले जो सीजीआई रहे, उनको लेकर के उम्मीद रही कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार को पलट देंगे। ये उम्मीद कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम पालता रहा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई सारे ऐसे आदेश दिए जिससे माना गया
कि चंद्रचूड़ वो करामात कर देंगे। आप ये नाम देखिए, DY चंद्रचूड़, नवंबर 9 नवंबर से 10 नवंबर तक, 2022 से 2024 तक 2 साल तक CJI रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। इनकी साख ऐसी रही कि इनके बारे में माना जाता रहा कि 2 साल तक के नरेंद्र मोदी की ऐसी नकेल कसेंगे कि मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे, क्योंकि इन सबको उम्मीद थी कि चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ही चुनाव होगा और चंद्रचूड़ पूरा खेल कर जाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव DY चंद्रचूड़ के दौर में ही हुआ और कोर्ट फिक्सरों को ये उम्मीद थी कि 2 साल तक CJI जब रहेंगे और उस समय तक चंद्रचूड़ इस कदर साख खत्म कर देंगे नरेंद्र मोदी की, उनके सरकार के फैसलों की, कि इनकी सरकार खुद चली जाएगी। रिटायरमेंट से कुछ समय पहले चंद्रचूड़ को हताश होकर के कहना पड़ा कि वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन मोदी काल के हर फैसले चंद्रचूड़ ने कुचल दिए और वो ब्लू आइड बॉय रहे भारत में कांग्रेस के इकोसिस्टम की। कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के दुलारे रहे। सिब्बल ने जो चाहा सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ के दौर में किया। माना जाता है सिंघवी और सिब्बल का पूरा जलवा चला, वैसे इनका जलवा तो हमेशा चलता रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी के बैचमेट भी रहे DY चंद्रचूड़। तो 2 साल में चंद्रचूड़ के दौर में सिब्बल ने महंगे महंगे क्लाइंट से खूब कमाई करे। पूरा कांडी केजरी गैंग को सुप्रीम कोर्ट से अल्टीमेटली जमानत दिलवाया, राज्यसभा पाने की होड़ में रहे और उसके बाद पा न सके। अल्टीमेटली जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपनी पूरी साख चौपट कर गए जब प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने निवास पर बुलाया और कुछ ऐसे मामले जिस पर चंद्रचूड़ मन मुताबिक फैसले नहीं दे पाए तो जलालत झेल कर गए और कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लिए सबसे ज्यादा अपमान बाद में इसी चंद्रचूड़ ने झेला। ये वही चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने तीस्ता सितलवार को ऐसा मौज दिलाया कि इतिहास में लोग फूंकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट पर। इसलिए क्योंकि जलालत ऐसी हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी महिला को जमानत दी जिसको गुजरात हाईकोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया और शनिवार की शाम को जब सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टी चल रही थी, स्पेशल बेंच लगाकर चंद्रचूड़ ने सिब्बल के क्लाइंट को के लिए एकदम से रेड कारपेट बिछाया जो इतिहास में जिसकी मिसाल नहीं है। और वहीं से चंद्रचूड़ एकदम से कोर्ट फिक्सरों के प्रिय हो गए, कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम के प्रिय हो गए। लेकिन अल्टीमेटली पूरी दुर्गति झेल करके गए, अपमानजनक रिटायरमेंट हुआ। और आज भी चाहे दोनों पक्ष के लोग हों, चंद्रचूड़ का के लिहाज से यही कहते हैं कि चंद्रचूड़ ने कोर्ट फिक्सरों को ज्यादातर खुश किया। उससे पहले जस्टिस यूयू ललित साहब मात्र 45 दिन तक चीफ जस्टिस रह पाए, लेकिन यूयू ललित का वो दौर था जिसमें चंद्रचूड़ ने ही उनके द्वारा अंतिम समय में जो कॉलेजियम की बैठक करना चाहते थे, चंद्रचूड़ गायब हो गए। 9 बजे रात तक अपनी बेंच लगाए रहे और कॉलेजियम की बैठक नहीं होने दी जिससे नए जज की भर्ती हो सके। ये खेल था यूयू ललित के दौर में। माना जाता है कि इसमें भी कई सारे कोर्ट फिक्सरों की भूमिका थी जिसने चंद्रचूड़ से काम कराया, क्योंकि यूयू ललित 45 दिन में ही कोर्ट फिक्सरों पर नकेल कसने लगे थे। यूयू ललित मात्र 45 दिन चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे और उस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि मैं 50 साल से सुप्रीम कोर्ट का जज हूं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं, लेकिन ऐसी दुर्गति स्थिति कभी नहीं देखी। वही कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर सवाल उठाते रहे यूयू ललित के दौर में, मौज लेते रहे चंद्रचूड़ के दौर में, लेकिन संजीव खन्ना का महिमा मंडन करते रहे। उससे पहले वेंकट रमन जो थे, माननीय एन वेंकट रमन, उनकी भी वही स्थिति हुई। अरविंद बोबड़े तो आपको याद होगा कि ये जो CJI थे अरविंद बोबड़े, उनकी तो ये स्थिति हो गई। उनके काल में प्रशांत भूषण ने जो मानहानि उसके ऊपर चला था, वो इनकी मोटरसाइकिल के साथ एक तस्वीर थी, उसके कारण इन्हें भ्रष्ट और बेईमान क्या क्या नहीं कहा गया। उससे पहले जस्टिस रंजन गोगोई रहे। रंजन गोगोई का भी पूरा बैकग्राउंड कांग्रेस
कोटे का रहा। रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस बने तो राफेल मामला सुप्रीम कोर्ट में था। इनके पिता असम के चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस पार्टी से, तो ये माना जाता रहा कि रंजन गोगोई राहुल गांधी को मौत दिला देंगे। उस समय भी लोकसभा चुनाव होना था जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे। ये माना जा रहा था कि रंजन गोगोई वैसा काम कर जाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी सत्ता में फिर से आ जाएगी, और इसी लिहाज से ये सब आस लगाए बैठे थे कि राफेल मामले में रंजन गोगोई ऐसा जजमेंट दे जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एफआईआर होगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। रंजन गोगोई के बारे में आम धारणा थी कि 2018 के दिसंबर में जो तीन राज्यों में जो चुनाव होने थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उन राज्यों में यदि कांग्रेस जीत जाती तो रंजन गोगोई ऐसा जजमेंट देते। ये कांग्रेस के इकोसिस्टम कई बार कह चुके थे और कई बार मैंने ये विश्लेषण किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो तीनों राज्यों में बनी। रंजन गोगोई वो नहीं कर पाए जिससे उम्मीद लगाए बैठी थी कांग्रेस का इकोसिस्टम। इसी रंजन गोगोई ने राम जन्मभूमि पर जजमेंट दिया तो पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम इन्हें खलनायक मानने लगा। ये भूल करके कि उस पीठ में वो तमाम जज थे जो भविष्य के चीफ जस्टिस बनने थे। उसी पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे जिन्होंने जजमेंट लिखा था, लेकिन पाप का ठीकरा एक तरह से पूरा लगता है कांग्रेस इकोसिस्टम ने रंजन गोगोई पर फोड़ दिया और रंजन गोगोई को खलनायक बना दिया। उसी रंजन गोगोई को जिसे नायक मानने की आस लगाए बैठे थे, जिनसे ये सब उम्मीद लगाए बैठे थे, यही रंजन गोगोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एफआईआर करवा देगा। जस्टिस खेहर की भी यही दुर्गति हुई। उससे पहले जस्टिस दीपक मिश्रा वही जज थे जिनका पूरा बैकग्राउंड कांग्रेस परिवार से रहा है। जस्टिस दीपक मिश्रा जब चीफ जस्टिस बने, इन्होंने राम मंदिर के मामले में सुनवाई करने का फैसला किया। 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग राम मंदिर के मामले की सुनवाई करने की कोशिश जो ही दीपक मिश्रा ने की, इतिहास में पहली बार दीपक मिश्रा के खिलाफ 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और पूरा कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम इस मामले लग गया। कई वामपंथी जितने बड़े बड़े नेता थे, सुप्रीम कोर्ट में एक षड्यंत्र रचा गया इनके खिलाफ और उसके बाद इनके खिलाफ महाभियोग की भी तैयारी की गई। जस्टिस दीपक मिश्रा भी अपनी साख किसी तरह से बचा करके निकल गए। तब आप समझिए कि उस दौर में, हाल के दौर में जितने भी चीफ जस्टिस हुए, उसमें एकमात्र संजीव खन्ना है जो बड़े सम्मान के साथ अपना रिटायरमेंट पा करके चले गए। तो क्या काजल की कोठरी में संजीव खन्ना ने डर डर के ऐसा कुछ किया? क्या जस्टिस संजीव खन्ना ने खौफ में आकर के कोर्ट फिक्सरों से डर करके चुपचाप निकल गए, कोई ऐसा फैसला नहीं दिया? मात्र 6 महीना का इनका कार्यकाल था। 6 महीने के इनके कार्यकाल के बाद आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जो कल BR गवई शपथ लेंगे, उनका भी कार्यकाल 6 महीने का ही होगा। लेकिन संजीव खन्ना का इतिहास, उम्मीदें इस बात को लेकर के थी कि न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित करेंगे। उन्होंने मील का पत्थर साबित किया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर जस्टिस खन्ना को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या कही गई। जस्टिस खन्ना रिटायर हुए, पहली बार ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कोर्ट फिक्सर्स से लेकर के भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, सब ने उनकी महिमा में भजन गाए। ऐसा क्या कर गए संजीव खन्ना? संजीव खन्ना ने दरअसल सबसे बड़ा जो इंडिकेशन दिया, उन्होंने ये कहा है कि रिटायरमेंट के बाद मैं कोई पद नहीं ग्रहण करूंगा। ये अपने आप को बहुत कुछ दर्शाता है। कोई भी सेवानिवृत्त पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन कानून से जुड़ा रह सकता हूं, CJI खन्ना ने विदाई के अवसर पे कहा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि वो कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अभी अध्यक्ष बने हैं, इसलिए इसकी उम्मीद कम की जाती है कि संजीव खन्ना को ये जिम्मेदारी मिलेगी। अब संजीव खन्ना ने ये बात क्यों कही? एक न्यायिक पीढ़ी से दूसरी तक साहस और विरासत, अब इनके लिए क्या क्या लोगों ने भजन गाया। वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मुखीजा ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने CJI का आभार व्यक्त किया। विनय नायर ने कहा कि सिद्ध करता है कि साहस का DNA एक न्यायिक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, क्योंकि साहस इनके चचा
जस्टिस एचआर खन्ना ने की, उसकी तारीफ की जा रही है। इस सप्ताह भारत के दो महान सपूत सेवानिवृत्त हो रहे हैं, विराट कोहली और संजीव खन्ना। संजीव खन्ना ने अपनी न्यायिक वंश की चर्चा करते हुए कहा कि उनके दादा सरब दयाल खन्ना ने स्वतंत्रता पूर्व एक न्याय नगर पालिका मामले में जो असहमति जताई थी वह भी उल्लेखनीय है। वो कह रहे मेरे चाचा ने जो इंदिरा गांधी के समय में जो जजमेंट दिया सिर्फ उसका मामला नहीं है जिसके कारण उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, अपने दादा के काल की भी उन्होंने जमकर के तारीफ की। अब संजीव खन्ना के लिए क्या, मैं सेवानिवृत्त के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा लेकिन शायद कानून से संबंधित कुछ करूं, इसके उनके इस वक्तव्य से कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों और न्यायाधीशों ने तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सरलता समारोहिक पीठ में मौजूद न्यायमूर्ति बी आर गवई और पीवी संजय कुमार ने सीजीआई खन्ना की न्यायिक सादगी, मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा की सराहना की। न्यायमूर्ति गवई जो 14 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे, उन्होंने कहा कि न्यायिक निर्णयों और प्रशासनिक फैसले दोनों में उन्होंने अपनी जगह छाप छोड़ी है। न्यायाधीशों की संपत्ति और देनदारियों को सार्वजनिक करने का निर्णय में उनकी पारदर्शिता की भावना को दर्शाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। संजीव खन्ना जो इतिहास रच गए वो ये कि उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, उसे साफ तौर पे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। ये देश की लंबे समय तक मांग थी। संजीव खन्ना के जो सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है वो इनके इसी बात को लेकर के, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उनको लेकर के और क्या क्या कहा गया जरा सा इसको भी पहले समझ लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, पहले वेंकट रमनी जी का सुनते हैं। न्यायमूर्ति के लिए भावनात्मक श्रद्धांजलि। न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार ने कहा कि वह कभी नोट्स नहीं बनाते थे, इतने तेज तर्रार थे कि वो कभी नोट्स नहीं बनाते थे। अनुच्छेद संख्या, पृष्ठ संख्या, सब कुछ उन्हें स्मरण रहता था। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। एक जज उनकी तारीफ में कह रहा है, जैसे तेंदुलकर की तारीफ में वीरेंद्र सहवाग या कुछ और कोई बोले कि वह कभी नोट्स नहीं बनाते थे। अनुच्छेद संख्या, पृष्ठ संख्या, सब कुछ उन्हें स्मरण रहता था। उनकी ईमानदारी, यहां तक कि असमर्थित वकीलों के प्रति भी धैर्य अद्वितीय था। महाधिवक्ता आर वेंकट रमनी, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने अपने हर दिन की स्वतंत्रता को महत्व दिया। उन्होंने कहा आपने हर दिन की स्वतंत्रता को महत्व दिया, संस्थागत ईमानदारी को सर्वोपरि माना, आपकी अनुपस्थिति को भरना आसान नहीं होगा। देखिए इनकी तारीफ में लोग क्या क्या कह रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा न्यायमूर्ति एचआर खन्ना अपने भतीजे पर गर्व कर सकते हैं। भारत के इतिहास में सबसे सम्मानित जज माना जाता है एचआर खन्ना को। उसी की तरफ इशारा करते हुए तुषार मेहता ने बात कही, और ये वही तुषार मेहता हैं जिन्होंने संजीव खन्ना को एक बड़े ऑर्डर देते देते रोक दिया था। आपके निर्णय हाईकोर्ट से लेकर संवैधानिक पीठ तक संक्षिप्त, केंद्रित और सिद्धांतों से परिपूर्ण रहे। सबसे खिलंदर अब आए कपिल सिब्बल। सिब्बल ने कहा कि उन्हें आकाश में चमकती दुर्लभ रेखा बताया। आप न्यायपालिका के साहस, पारदर्शिता और बौद्धिक स्पष्टता के प्रतीक हैं। इतनी लंबी तारीफ जब सिब्बल ने की तो लोग चौंक गए, और स्वयं संजीव खन्ना भी चौंके। उन्होंने भी कह दिया आप जब तारीफ करते हैं तो डरता हूं। अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझिए तो ऐसा लगता है कि संजीव खन्ना ऐसा क्या कर गए? क्यों कोर्ट फिक्सरों की गाली उन्होंने नहीं सुनी? क्यों ऐसा हुआ कि कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने उन्हें गाली नहीं दी? और क्यों ऐसा हुआ कि आमतौर पे वो आम भारतीयों के प्रति भी अपना सम्मान अर्जित कर पाए? दरअसल संजीव खन्ना भी माना जाता है एक प्रेशर में थे। जब यशवंत वर्मा का मामला था, यशवंत वर्मा के घर कैश का मामला था, संजीव खन्ना ने शुरुआत में कह दिया, उनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज जारी हो गई कि सब अफवाह है। लेकिन बाद में जब संजीव खन्ना को एहसास हुआ, वो एक पेनड्राइव का मामला जब आया, तो फिर संजीव खन्ना ने जो जांच के आदेश दिए। इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है उसे पूरी तरह से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सुपुर्द करते हुए संजीव खन्ना ने यह कह दिया अब यशवंत वर्मा पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये करके उन्होंने एक नया मिसाल कायम किया। संजीव खन्ना जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये कि जुडिशियरी को पारदर्शी बनाए रखने के लिए उन्होंने जाते जाते सभी जजों के लिए निर्देश देकर के हो गए कि वेबसाइट पर वो अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे। इससे पता चल पाएगा कि किस जज के पास कितने माल आ रहे हैं। उससे भी महत्वपूर्ण जो उन्होंने कहा कि हर जजों के रिश्तेदारों का कहां कौन उनका जुडिशियरी में रहा, ये सार्वजनिक करना जरूरी है। अब कितना ये जज कर पाते हैं ये महत्वपूर्ण है।
लेकिन संजीव खन्ना बहुत हद तक ऐसा माना जाता है कि कोर्ट फिक्सरों के शिकार होने से बचते रहे। उतावलेपन में उन्होंने कोई जजमेंट नहीं दिया, लेकिन ऐसा कोई जजमेंट उनके लिए उनके ऊपर दागदार नहीं है जो बहुत सारे दूसरे जजों का है। बेल देने के मामले में जो खेल उनके पूर्ववर्ती सीजीआई या दूसरे जजों ने किया, वो दाग संजीव खन्ना पे नहीं लगा। बेल देने के लिए उतावले चंद्रचूड़ अक्सर जिस तरह से सफेद पोशों के लिए बेल के लिए रेड कारपेट बिछाते थे, वैसा नहीं किया। इसका मतलब है कि संजीव खन्ना ने कोर्ट फिक्सरों को ज्यादा कमाने का अवसर भी नहीं दिया। इसके बावजूद ऐसा क्या है कि संजीव खन्ना को लेकर के कोर्ट फिक्सर्स भी भजन गा रहे हैं? तो क्या संजीव खन्ना ने उन कोर्ट फिक्सरों को किसी ऐसे मामले में बचा लिया? क्या जस्टिस वर्मा वाले मामले में बहुत सारे कोर्ट फिक्सर्स जो फंसने की आस थी वो भी बच गए, या फिर जस्टिस वर्मा ही उस सब पर से पर्दा हटाएंगे? जस्टिस वर्मा का मामला अब पूरी तरह से सरकार के पास है। इतना महत्वपूर्ण जरूर है कि जाते जाते संजीव खन्ना ने सरकार के हाथ मजबूत कर दिए। लेकिन एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर प्रभावशाली कोर्ट फिक्सरों ने संजीव खन्ना के भजन क्यों गाए। इसका मतलब ये है कि उनके पास भी बहुत कुछ ऐसा है जो इनकी चूल्हे भी हिला सकती है। सबसे अलग हट करके संजीव खन्ना, सबसे अहम बात यह है कि काजल की कोठरी में रह करके भी बेदाग कम से कम निकल गए। अब महत्वपूर्ण ये है अगला सीजीआई उनकी राहों पर कितनी मजबूती से चल पाते हैं। ऋतिक जी कह रहे भैया बंगाल से खबरें कि कोलकाता में वामपंथियों को जो पाक के सपोर्ट कर रहे थे जनता ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है, दौड़ाया है। बारासात में जिहादी मटन विक्रेता को पाक जिंदाबाद कहने पर हिंदुओं ने पीटा है। देखिए देश का माहौल अभी बिल्कुल दूसरे किस्म का माहौल मिलौडों को भी समझ में आने लगा है, भजन गाने लगे हैं लोग। तो देश की स्थिति अभी दूसरे किस्म की है और इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी बहुत सारे दुर्योधनों को बच करके रहना है। दुर्योधनों ने यदि गलती की, दुशासनों ने गलती की तो क्या होगा, उन्हें महाभारत पढ़नी चाहिए। वीडियो विश्लेषण हम यहीं विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।